मैं आपके पास फिर लौट करके आऊँगा और बड़ी अच्छी अपडेट जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोफ़ेसर तेजावत, आप क्या अपडेट थोड़ा-सा अगर कर सकें और उसके बाद और ख़ास तौर से इस पे फ़ोकस हम करेंगे कि आखिर सीज़ फायर कैसे होगा? कैसे जंग रुकेगी? कैसे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हम ये क्या मान लें कि पूरी दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, क्योंकि सब न्यूक्लियर लेकर के अब बैठे हुए हैं। हर कोई जो है अपने आप को ताकतवर बना रहा है, बता रहा है। तो ऐसे में होगा क्या? हालाँकि कैप्टन साहब ने हमें थोड़ा-सी उम्मीद कर दी है कि 200-300 साल तक अभी ये विश्व युद्ध नहीं होगा। तो और ये न्यूक्लियर 300 साल, तो इसलिए मैं थोड़ा से इत्मीनान में हूँ, लेकिन फिर भी प्रोफेसर तेजावत आप जरा से एक्सप्लेन करें और उसके बाद मैं फिर गुफ्तगू को, डिबेट को ओपन कर दूंगा। बिल्कुल, पहली बात तो ये वाक़ई खुशी की बात है कि आज आपके डिबेट में 2 प्रोफ़ेसर बैठे हुए हैं। तो जो और दूसरी बात ये कि प्रोफ़ेसर का संबंध दरअसल ज्ञान से होता है, क्योंकि हिंदी में इसको जो आचार्य बोलते हैं, तो जो व्यक्ति ज्ञानी है, वो आचार्य है और उस तरीके से देवनाथ साहब हमारे लिए प्रोफ़ेसर हैं, ज्ञानी हैं और पीएचडी तो एक मैंने औपचारिकता होती है क्योंकि प्रोफेसर तेजावत, मैंने क्योंकि कह रखा है कि बहुत जल्द मैं एक कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें हमारे हाँ, खास गेस्ट जो है वो ये हमारे ग्रुप कैप्टन होंगे और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इनको कोई ऐसी उपाधि दे दी जाए ताकि जो है ऑथेंटिसिटी हो जाए ये वाली भी। जी। और मैं अपनी बात को ये कह के खत्म करूँगा कि दरअसल ना तो कबीर ने पीएचडी की थी, ना मीरा ने पीएचडी की थी। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं ना गांधी पीएचडी थे। पर दुनिया को जो जितनी भी बड़ी-बड़ी फिलॉसफी और जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो वो है जो इल्म के जो खासकर जो रहे हैं, माहिर लोग रहे हैं, वो दरअसल उनका रुचि से ही संबंध रहा है क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि बड़े-बड़े मैथमेटिशियन, बड़े हिस्टोरियन रहे हैं और लिटरेचर में जो साइंसदान थे, वैज्ञानिक वो बड़े लिटरेचर के लोग रहे हैं। तो इसका कोई संबंध नहीं है तो मैं बिल्कुल कैप्टन साहब को मैं आज प्रोफ़ेसर ही मानूँगा, तो आपने उनको पदवी ठीक ही दी है। आगे हम बढ़ते हैं अभी जो अल जज़ीरा में जो अपडेट्स हैं या कोई जो यहाँ की जो टॉप जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिसमें सीएनएन वग़ैरह, तो उन्होंने जिस खबर को जो अहमियत दी है वो एक तो ये कि जो वहाँ की हमास की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने ये कहा था कि खाली गाज़ा पट्टी में अब तक 44,000 लोग 44,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात ये कि खाली ये गाज़ा पट्टी की बात है। लगभग 5-6 हज़ार के आस-पास या वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 7-8 तक भी जा सकती है। इतने बड़े क्योंकि आंकड़े तो वो दरअसल वो इकट्ठा करना, उनको जारी करना काफ़ी वहाँ पे खासकर उधर लेबनान की साइड में थोड़ा-सा वो मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी ये है कि इतने बड़ी संख्या में मारे गए हैं और उसके अलावा बहुत सारे ये वो आंकड़े हैं जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं। तो ये बिल्कुल ही वहाँ के मतलब रिलायबल हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मरने के बाद भी अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुमताज़ साहब तो अ, तय मानिए मैं आपको क्या उदाहरण दूँ कि हमारे यहाँ पे भारत में ही एक होम मिनिस्टर की बिटिया को अगवा कर लिया गया था, तो पूरी सरकारें थम गई थी। ऐसे ही जब कुछ बड़े लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम थम जाता है। तो जो लोग ये लड़ाई करवा रहे हैं, इनके घर में से अगर उनकी कोई बेटे, उनके कोई घरवाले जब कोई मारे जाएँगे, तब वो उसकी अहमियत समझेंगे। अब तो वहाँ आम लोग मर रही है और आम लोगों को वो कीड़े-मकोड़े से कुछ ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं। और इसीलिए हम आपके चैनल पे भी ये बार-बार ज़िक्र करते रहे हैं कि दरअसल वो हमें ये समझ रहे हैं कि ये कीड़े-मकोड़े हैं, शोषण, दमन जो कि सत्ताओं का वो होता है, वो दरअसल युद्ध की भूख ही होती है। और पुराने सामंतवाद में भी ऐसा होता था कि लोग केवल एक स्त्री को पाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में वो लोग सेनाओं की सेनाएँ भेज के जो आम जो सोल्जर्स हैं उनको मरवा देते थे। और प्रजातंत्र भी अभी तक वैसा प्रजातंत्र नहीं है, जहाँ की सब कुछ आम जनता के मन से ही हो। प्रजातंत्र का एक चोला पहने हुए हैं, पर यहाँ प्रजातंत्र के मूल में दरअसल कुलीन तंत्र है। डेमोक्रेसी के रूप में दरअसल एरिस्टोक्रेसी का राज है,
तो वहाँ पे उन्हीं लोगों की सब चल रही है, वो दमन कर रहे हैं। जहाँ पूरे फ़िलिस्तीन में इज़राइलियों की संख्या 10% भी नहीं थी, आज वो लगभग 75% तक का वो पूरा एरिया घेरे हुए अभी तक लोगों को मार रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। और बिल्कुल आपका आकलन ठीक है कि दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है और ये जो पूरा मसला है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का, यह भी एक दिन किस दिन ये सुलझ जाएगा, हमें पता नहीं क्योंकि 9/11 में जब ओसामा बिन लादेन ने जब ट्विन्स टावर पे अटैक किया था या और भी पेंटागन वगैरह में जब हवाई जहाज़ों से हमले किए गए थे, तो अमेरिका की पहली शक की जो सुई थी, वो फ़िलिस्तीनियों पे गई थी। तो ऐसा नहीं है कि उनमें डर नहीं है, डर उनमें भी है। तो उन्हें ये लगा था कि ये जो ट्विन्स टावर्स पे जो अटैक करने वाले लोग हैं, वो फ़िलिस्तीनी जो अतिवादी हैं या जो फ़िलिस्तीन के लिए स्वतंत्रता सेनानी या जो भी कहें, वो हैं। तो ये उसे भी पता है, तो ये कभी न कभी ये जो बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, इसको एक चिंगारी ही जला के खाक कर देगी, मुमताज़ साहब, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। जी बिल्कुल आपने आपने सही कहा। इसको थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊंगा, प्रोफेसर तेजावत साहब पास आऊंगा। प्रोफेसर तेजावत, जिस तरह से कल खबर आई थी कि दरअसल ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, तो इसके पीछे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी है। वो ये दबाव बनाने के लिए कि नेतन्याहू पर दबाव बनाया जाए और उनको अनफिट करार दे दिया जाए। तो एक तो इंटरनेशनल कोर्ट का प्रेशर होगा, साहब वारंट जारी हो गया, और आपने देखा कि धड़ाधड़ 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 कई मुल्क उन्होंने कहा साहब अगर हमारी जमीन पे आएंगे तो हम तो इनको अरेस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये हुआ। और दूसरी तरफ जो नेशनल कोर्ट है, यानी उनकी अपनी कोर्ट है, खबर ये आई थी कि नितिन याहू ने तो बंकर में ही अदालत लगवाई कि साहब मैं जा नहीं सकता और मुझे डर भी है, और डर है उनको, इंटरनल डर है। उनको इस बात का डर है कि कहीं उनको कोई अपने लोग न मार दे, क्योंकि इतना टेंशन है इसराइल में। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये इंटरनेशनल कोर्ट से जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ, ये इसके पीछे हो सकता है? क्या आपको लग रहा है ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश है? मुमताज़ साहब देखिए जुडिशरी कैसे काम करती है, हमें उस जुडिशियल सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। जुडिशरी वही सक्सेस है जहाँ कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट पे भी आएँगे और जो इज़राइल की जो इंटरनल जुडिशरी सिस्टम है, उस पे भी आएँगे। पर हम पहले इस जुडिशरी के बेसिक्स को समझते हैं। दरअसल भारत के संदर्भ में एक बार ऐसा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई 26 जजेस थे, तो हमारे प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कुछ फैसले दे दिए जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। तो उनके बेटे ने ये बोला कि दरअसल क्या समस्या है? 26 लोग हैं, मैं अपने कुछ युवा कार्यकर्ताओं को ले जाता हूँ, पीट-पाट के घर भेजते हैं। तो फिर इंदिरा को ये लगा कि नहीं ऐसे तो पूरा जुडिशियल सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा और मुश्किल हो जाएगी। तो फिर ये है कि उस समय बीच का रास्ता निकला और जो भी है वो इतिहास का हिस्सा है। मैं कुल मिला के और पाकिस्तान में जो जुडिशरी की हालत है, हमें पता है कि वो कई बार दबाव में काम करती है और तमाम इवन कि जो पुराने जो जस्टिसेस हैं, यहाँ की जो चीफ जस्टिस रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के और उनसे भी वन टू वन में बात करने के बाद में जो चीज़ें निकलने में आई है, वो आई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं रहेगा अभी क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चली जाती है। तो ज़्यादा डिटेल तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। अब हम बाकी के जुडिशियल सिस्टम पे आते हैं, तो जुडिशरी के पास कोई ऐसी फ़ौज या ऐसी कोई सेना या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि जिसके बूते पे वह अपने डिसिजंस को मनवाएँ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने जो नेतन्याहू के खिलाफ जो किया है, उसकी सक्सेस, उस ऑर्डर की सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि उस ऑर्डर को नैतिकता के आधार पर कितने कंट्रीज़ मानने के लिए तैयार होते हैं और वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये बाद की बातें हैं। हालाँकि ये इतना कोई बहुत आसान काम लग नहीं रहा है। हालाँकि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए
और उसके साथ ठीक वही सलूक किया जाना चाहिए, जो एक युद्ध अपराधी के साथ होता है। जैसा कि सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिकन लोगों ने किया या रूस के राष्ट्रपति को लेकर जो यूरोप में चर्चाएँ चल रही है, तो नेतन्याहू भी लगभग उसी तरीके से जो इतने लोगों के हत्यारे हैं, तो उनको उनके साथ वैसा ही कानून जो युद्ध अपराध है, वह चलना चाहिए। जहाँ तक इंटरनल जुडिशरी का मामला है, जो इज़राइल की है, जब तक नेतन्याहू सत्ता में हैं, तब तक मुझे नहीं लगता क्योंकि भले ही इज़राइल की जुडिशरी एकदम साफ-साफ कुछ ना बोले या ये कहें कि मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जुडिशरी स्वतंत्र होने की वो दावा तो ज़रूर करती है, पर ये दरअसल इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जो मैंने कहा कि आखिर में जुडिशरी है क्या? कानून और कानून की व्याख्या करने वाले कुछ जजेस होते हैं, जिनको न्यायमूर्ति बोला जाता है या जस्टिस बोला जाता है क्योंकि वो अपने आप में ही न्याय हैं। तो इसलिए वो जो कहते हैं वही मानना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार का उनके ऊपर अलग-अलग तरीके से दबाव होता है, हर एक देश की बात है और वही मुझे लगता है कि इज़राइल भी इसका अपवाद नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट भी जुड़े हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं पर वो बाद की बात है, उसके अलावा काफ़ी प्रेशर्स होता है। तो नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ की जुडिशरी तुरंत कोई कदम उठाएगी, इसकी भी संभावना कम है। तो हमें आँकना कुल मिला के ये पड़ेगा कि जो उनकी अपनी पार्टी और वहाँ के लोगों की नज़र में या लोगों के मन मन पर नेतन्याहू की पकड़ कितनी कमज़ोर हुई है, उस पे डिपेंड करेगा। अगर वो पकड़ पूरी तरह से ढीली हो जाती है, तो फिर उनके खिलाफ कुछ भी किया जाना पॉसिबल होगा। पर अगर वो पकड़ बनी रहती है या अगर वो आंशिक पकड़ भी बनी रहती है, चाहे वो ऑपोज़िशन में हो या किसी भी हालत में हो, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कुछ भी उनके खिलाफ साफ-साफ करना करेगा। पर हाँ, उम्मीद तो कर ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक जो सही न्याय की और न्याय की उम्मीद तो तब तक ज़िंदा रहनी चाहिए, जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक ये दुनिया बनी हुई है। जी, मुमताज़ साहब।